जादुई पेड़ का दरवाजा, मैजिकल ट्री डोर। एक गांव में रवि और गोपी नाम के दो दोस्त रहते थे। उसी गांव के पूरब दिशा में एक मायावी पेड़ था। उस पेड़ के बारे में लोग तरह तरह की कहानियां बनाते थे। रवि एक मेहनती इंसान था। वह मेहनत से कमाने में विश्वास रखता था। गोपी थोड़ा आलसी और स्वार्थी इंसान था। वह बिना मेहनत के पैसे कमाना चाहता था। रवि गोपी की इस सोच को बदलना चाहता था। एक दिन रवि और गोपी काम खत्म करके घर वापस आ रहे थे कि रास्ते में एक फकीर अपने जादुई बक्से में से मिठाइयां और तोहफे लोगों में बांट रहा था। वह रवि और गोपी को भी देता है। गोपी को उस मायावी डिब्बे को लेने की इच्छा होती है। क्या बात है बच्चों, तुम लोग अभी तक नहीं गए? और कुछ चाहिए क्या तुम्हें? मुझे वो जादुई डब्बा चाहिए। मैं बहुत कुछ कमाना चाहता हूं। देखो बेटा, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। ये मैंने बहुत मेहनत करके मायावी पेड़ से लिया है। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम भी उस मायावी पेड़ के पास जाओ। मैं उसकी पूरी जानकारी तुम्हें देता हूं। फकीर रवि और गोपी को उस मायावी पेड़ के बारे में गुप्त रूप से बताता है। गोपी और रवि फकीर को धन्यवाद कहते हैं। वह उन्हें प्रणाम करते हैं और अगले दिन अपने खाने के बक्से बांधकर उस मायावी पेड़ के पास निकलते हैं। दोपहर तक वह पेड़ के पास पहुंचते हैं। दोनों वहां तक धैर्य से आए। गोपी वहां आकर उस पेड़ को देखकर घबरा जाता है। अरे रवि, मुझे डर लग रहा है। मैंने पहले ही मना किया था। अब यहां तक आ गए हो तो डर कैसा? यह कहकर रवि मायावी पेड़ का दरवाजा खोलता है। अंदर पूरा अंधेरा था। वह धीरे धीरे सीढ़ियां उतरते हैं। गोपी डर के मारे कांप रहा था, पर रवि हिम्मत से था। अंधेरे में ही वो दोनों बहुत सारी मुसीबतों को पार कर वह फकीर की बताई जगह पर पहुंचते हैं। वहां आंखों को चकित करने वाली सुनहरी रोशनी थी। थोड़ी सी भी देरी ना करते हुए रवि और गोपी उस फकीर के बताए हुए मंत्र को पढ़ते हैं। बस उनके मंत्र पढ़ते ही उन लोगों को एक आकाशवाणी सुनाई देती है। बच्चों, मैं तुम लोगों को एक एक वरदान देता हूं। मांगो क्या मांगना है, पर वरदान मिलने के बाद अपने अपने वरदान लेकर तुम लोगों को इस मायावी पेड़ से बाहर तुरंत निकलना है। रवि और गोपी मायावी पेड़ को प्रणाम कर अपनी अपनी इच्छाएं अपने अपने मन में मांग लेते हैं। गोपी आंख खोलकर देखता है। उसके पास हीरों से भरे थैले थे। गोपी उन हीरों के थैलों को देखकर खुशी से झूम उठता है। वह खुशी से रवि की ओर देखता है, मगर रवि के पास कुछ नहीं था। क्यों रवि, तुमने कुछ नहीं मांगा क्या? मेरी सबसे बड़ी दौलत तुम हो। मुझे और क्या चाहिए? चलो जल्दी यहां से, हमारे पास वक्त नहीं है। गोपी को रवि की बातें समझ में नहीं आई। वह दो थैले कंधे पर और एक थैला हाथ में पकड़कर चलने लगता है। रवि थैला पकड़ने में गोपी की मदद नहीं करता, क्योंकि यह आकाशवाणी का नियम था। रवि सिर्फ गोपी को जल्दी चलने के लिए कह रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद गोपी थक जाता है और वहां थैली नीचे रख देता है। रवि गोपी को देखकर, गोपी, हमारे पास वक्त नहीं है। हमें यहां से निकलना होगा, वरना हमारे प्राण चले जाएंगे। गोपी फिर से उन थैलों को अपने कंधों पर लाद कर वहां से निकलता है। 10 कदम भी चला नहीं कि पीछे से भयानक आवाज उनका पीछा करने लगी। गोपी अब और नहीं चल पा रहा था। वह बहुत ही मायूस होकर रवि की ओर देखता है और कहता है, रवि, तुमने मुझे बहुत बार समझाया कि लालच मत किया करो, पर मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। तुम जैसा दोस्त होना मेरी खुशकिस्मती है। यह मायावी पेड़ मेरी लालच की सजा मुझे देगा। तुम मुझे छोड़कर यहां से चले जाओ। तुम खुश रहो। गोपी के यह कहते ही वह भयानक आवाज उस तक पहुंच जाती है। गोपी चिल्लाते हुए कहता है, रवि, तुम यहां से भाग जाओ, अपने प्राण बचाओ। नहीं गोपी, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। रवि के यह कहते ही वह भयानक आवाज गोपी के पास आती है। रवि गोपी का हाथ थाम लेता है। यह सब एक ही पल में होता है। एकदम से बड़ी बिजली कड़कती है। दोनों जब आंखें खोलते हैं
तो वह दोनों पेड़ के बाहर पड़े हुए थे। गोपी खुशी से रवि के गले मिलता है। रवि, मैं कैसे बचा? यह सब कैसे हुआ? गोपी, ऐसा कुछ होने वाला है इसका मुझे पहले से ही अंदाजा था। अगर मैं कुछ कहूं तो तुम मेरी बात नहीं मानोगे, इसलिए मैंने यह वरदान मांगा कि जैसे ही मैं तुम्हारा हाथ थामूं तुरंत हम दोनों सुरक्षित उस पेड़ से बाहर आ जाएं। रवि की यह बात सुनकर गोपी की खुशी की हद नहीं थी। रवि, मैं इतने दिन लालच करता रहा, आज से तुम ही मेरी दौलत हो, मेरी सबसे बड़ी दौलत, मेरा दोस्त है, कहकर रोने लगा। रो मत गोपी, तुम भी मेरे अच्छे दोस्त हो। दोनों अपने अपने घर पहुंच जाते हैं, नहा धोकर भोजन करके सो जाते हैं। पलंग पर सो रहे रवि के तकिए के नीचे कुछ ऊंचा महसूस होता है। तुरंत रवि अपना तकिया हटाकर देखता है, उसके तकिए के नीचे फकीर के पास जो जादुई डिब्बा था वह दिखता है। कहानी का शीर्षक है जादुई ट्रैक्टर। बहुत समय पहले किशनपुर नामक गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम मोहन और छोटे भाई का नाम सोहन था। वो दोनों बापू द्वारा दी गई जमीन पर खेती करते थे, जो कि क्षेत्रफल में बराबर थी। इसके बावजूद बड़ा भाई मोहन धनवान व खुशहाल था और छोटा भाई सोहन गरीब और दुखी था। इसका बहुत बड़ा कारण ये था कि मोहन के पास ट्रैक्टर था जो कि उसकी बीवी दहेज में लाई थी। मोहन ट्रैक्टर से खेती करता और सोहन बैलों से। मोहन ट्रैक्टर को गांव के किसानों को किराए पर भी देता था, जिससे उसकी बहुत अच्छी आमदनी हो जाती थी। मोहन सोहन को ट्रैक्टर मांगने पर क्या किराए पर भी नहीं देता था। फिर एक दिन, मोहन भैया, एक दिन के लिए अपना ट्रैक्टर मुझे दे दो, मेरी भी खेती अच्छी हो जाएगी, चाहे आप उसके लिए किराया ले लेना। नहीं, मैं अपना ट्रैक्टर तुम्हें नहीं दे सकता। तुझे शर्म नहीं आती? हर बार तुझे मना करता हूँ और तू है कि बार बार ट्रैक्टर मांगने मेरे पास आ जाता है। आप बड़े भाई हो, आपसे कैसी शर्म, लेकिन आज आप बता ही दो कि आप मुझे अपना ट्रैक्टर क्यों नहीं देते। भोला मत बन, तुझको सब पता है, लेकिन फिर भी सुन। पिताजी ने हम दोनों को बराबर बराबर जमीन दी थी, जो कि मेरे अनुसार ठीक नहीं है, क्योंकि बड़ा होने के नाते मैं पिताजी के साथ खेतों में मेहनत करने जाता था और अन्न उगाता था। तू छोटा था, इसलिए पिताजी तुझसे काम के लिए कहते ही नहीं थे। और दूसरी बात यह है कि ट्रैक्टर तेरी भाभी दहेज में लेकर आई थी, वो भी नहीं चाहती कि तुझको ट्रैक्टर दूं। भैया, मैंने कोई बेईमानी थोड़ी ना की है। पिताजी के आज्ञा के अनुसार आधी जमीन आपके पास है और आधी जमीन मेरे पास है। पिताजी की आज्ञा का हम दोनों भाइयों को सम्मान करना चाहिए। एक बार सोहन अपने खेतों से जी तोड़ मेहनत करके अपनी किस्मत को कोसता हुआ अपने घर जा रहा था। मेरी किस्मत ही खराब है, मैं जी तोड़ मेहनत करता हूँ, फिर भी 2 जून की रोटी मुश्किल से मिल पाती है। काश मेरे पास भी ट्रैक्टर होता तो मैं भी धनवान होता। तभी उसको रोने और बचाव बचाव की आवाज सुनाई पड़ती है। सोहन ने महसूस किया कि वो आवाज एक कुएं से आ रही थी। उसने कुएं में झांक कर देखा तो मालूम पड़ा कि एक लड़की कुएं में गिर गई है, जो मदद के लिए चिल्ला रही है। भाई, भाई मेरी मदद करो, मुझे इस कुएं से बाहर निकालो। सोहन रस्सी का इंतजाम करके उस लड़की को कुएं से निकालता है। भाई, तुमने मेरी मदद की है, मेरी जान बचाई है, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मैं कोई साधारण लड़की नहीं हूँ, मैं एक परी हूँ और मेरा नाम सोन परी है। तुम्हारी कोई समस्या है तो बताओ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। सोहन अपनी सारी बात बताता है और कहता है, आप खुद तो कुएं से अपने आप को निकाल नहीं पाई, फिर मेरी मदद आप कैसे करेंगी? परियों के पास तो बहुत शक्ति होती है। अब मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर देती हूँ। मैं तुम्हें एक जादुई ट्रैक्टर देती हूँ, जो खेती का हर काम 100 गुना तेजी से करेगा। लेकिन ये ट्रैक्टर तभी काम करेगा जब तुम इसके ऊपर बैठोगे, और कोई इसके ऊपर बैठने की कोशिश करेगा तो ये जादुई ट्रैक्टर उसको उठाकर फेंक देगा, क्योंकि ये ट्रैक्टर मैं तुम्हें दे रही हूँ, किसी और को नहीं। अरे हाँ, मेरी छड़ी कहाँ है? भाई,
परियों की सारी शक्तियाँ उनकी जादुई छड़ी में होती है। कुएं में गिरते समय छड़ी ऊपर ही कहीं गिर गई थी, इसीलिए मैं कुएं से ऊपर नहीं निकल पाई। भाई, मेरी छड़ी ढूंढवाओ। सोहन और परी दोनों छड़ी को ढूंढते हैं और छड़ी सोनपरी को एक झाड़ी में मिल जाती है। छड़ी मिल गई, छड़ी मिल गई। सोनपरी जादू की छड़ी से जादुई ट्रैक्टर सोहन को देकर वापस परीलोक चली जाती है। अब सोहन खेती के सारे काम जादुई ट्रैक्टर से करने लगता है। अब उसके खेतों में अन्न का उत्पादन उसके भाई मोहन से भी अच्छा होने लगा। वो बहुत जल्दी धनवान बन गया। फिर एक दिन, सोहन, तू तो एक फटीचर था, तो तू इतना अच्छा ट्रैक्टर कहाँ से ले आया? मुझे ये ट्रैक्टर परी ने दिया है, और ये साधारण ट्रैक्टर नहीं है, ये जादुई ट्रैक्टर है। ये साधारण ट्रैक्टर के मुकाबले 100 गुना तेजी से काम करता है। तभी मैं कहूँ, तेरे पास मुझसे ज्यादा पैसा कहाँ से आया? मुझे देना अपना ट्रैक्टर खेती करने के लिए। भैया, इस ट्रैक्टर की खूबी है कि मेरे बैठने पर ही ये काम करता है, और कोई इस पर बैठेगा तो उसे अपने ऊपर से गिरा देगा। इस जादुई ट्रैक्टर के कारण तुझे ज्यादा घमंड आ गया है। तू मुझे ट्रैक्टर देना नहीं चाहता और बनता है छोटा भाई। भैया, ऐसी बात नहीं है, लेकिन किसी अनहोनी की जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। ठीक है। मोहन जैसे ही ट्रैक्टर पर बैठता है, ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर इधर उधर भागने लगता है और मोहन को अपने ऊपर से गिरा देता है। अब मोहन को ट्रैक्टर की शक्तियों का एहसास हो जाता है और सोहन से फिर कभी पंगा नहीं लेता है। सोहन जादुई ट्रैक्टर के कारण सुखपूर्वक रहने लगता है। सुंदर एक अच्छा लड़का था। उसे आजकल शादी की चिंता खाए जा रही थी। अच्छा खासा पढ़ा लिखा था। अच्छी नौकरी मिलने के बाद शादी करने की सोच रहा था। अच्छी नौकरी मिल गई, इसी दौरान शादी में थोड़ा आलस हो गया। यही बात उसे परेशान कर रही थी। इस परेशानी से वह दिन ब दिन दुबला होता जा रहा था। पूरे दिन में आधा दिन वह अपने काम के बारे में सोचता और बाकी का दिन शादी के बारे में सोचता। एक दिन मैरिज ब्यूरो को फोन करके उसके मैनेजर गुरुनाथ से कहता है, हेलो जी। हेलो, कौन? मैं सुंदर बोल रहा हूँ। क्या कोई रिश्ते की बात आई है या जानने के लिए फोन किया था? अरे सुंदर जी, कोई रिश्ता आया तो हम खुद ही आपको फोन करेंगे। वैसे आपने कल ही तो फोन किया था। यह कहकर मैनेजर गुस्से से फोन रख देता है। इस दौरान सुंदर का कलीग कुंदन सुंदर से कहता है, क्यों सुंदर, सुबह सुबह मैरिज ब्यूरो को फोन लगा रहे हो क्या? अपने दांत दिखाते हुए पूछता है सुंदर बहुत ही उदास मन से। जी। फिर सुंदर दूसरे जान पहचान के शास्त्री जी को फोन करता है। शास्त्री जी फोन उठाते हैं और कहते हैं, हेलो, हाँ सुंदर बोलो। शास्त्री जी को रिश्ता आया क्या या जानने के लिए फोन किया था? मैं तुम्हारी शादी कराऊंगा या नहीं ये तो पता नहीं। तुम मुझे क्या दोगे ये भी मुझे मालूम नहीं, पर तुम्हारे रिश्ते के लिए मैं मेरी स्कूटर में जितना तेल डाल चुका हूँ उतनी तेल के पैसों से मैं 2 शादियां आराम से करवा देता। मैं अभी तुम्हारे काम से ही बाहर जाकर आ रहा हूँ। काम नहीं हुआ। सुंदर की आंखों में पानी आ जाता है। दिन ब दिन ये चिंता उसे खाए जा रही थी। लवली बहुत ही खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की थी। वह सुंदर के घर से 4 घर दूरी पर रहती थी। लवली को सुंदर बहुत पसंद था। उसने कभी भी इस बात का जिक्र सुंदर से नहीं किया। वजह वो लड़की थी। सुंदर लवली को कभी देखा करता था और मन ही मन सोचता था कि कितनी सुंदर लड़की है, पता नहीं कौन इससे शादी करेगा। मेरी इतनी किस्मत कहाँ कि मैं इससे शादी करूं। एक दिन लवली अपनी सहेली कल्पना से कहती है, कल्पना, क्या बात है? सुंदर दिन ब दिन परेशान लग रहा है और दुबला भी होता जा रहा है। क्या उसे कोई परेशानी है? हाँ हाँ, मैंने भी परसों उसे देखा था, वो बहुत परेशान था। कल्पना, क्या तुम मेरी एक मदद करोगी? हाँ बताओ। तुम चुपके से जानो कि उसकी परेशानी क्या है और मुझे बताना। ठीक है। 2 दिन बाद कल्पना लवली से मिलती है और सुंदर की परेशानी की वजह बताती है। लवली अपने मन में सोचती है कि अगर उसने और देरी कर दी तो सुंदर को वह खो देगी। यह सोचकर वह कल्पना से कहती है, कल्पना, मुझे तुम्हारे एक और मदद की जरूरत है। हाँ बताओ, तुम मेरी दोस्त हो। सुंदर के पास जाकर उससे कहना कि मैं उसे पसंद करती हूँ। कल्पना सुंदर से मिलकर ये बात उसे बताती है। सुंदर और लवली पार्क में मिलते हैं।
लवली, मैं बहुत खुशकिस्मत वाला हूँ। नहीं, मैं खुशकिस्मत वाली हूँ कि मुझे तुम मिले। वह दोनों और देरी ना करके घर वालों को राजी करके तुरंत शादी करने का निर्णय लेते हैं। पुरोहित जी लवली और सुंदर की शादी का मुहूर्त देख रहे थे। सुंदर बिना पलक झपके पुरोहित जी को देख रहा था। इन दोनों की कुंडली के मुताबिक अगले 15 दिनों में अच्छा मुहूर्त है। अगर इन 15 दिनों में शादी नहीं हुई तो अगले 3 महीनों तक कोई मुहूर्त नहीं है। तुरंत सुंदर कहता है, तो पुरोहित जी वह 15 दिन का मुहूर्त ही पक्का कर दीजिए। यह सुनकर वहां बैठे सारे लोग एकदम से हंसने लगते हैं। लवली भी हंसने लगी। सुंदर शादी के दिन पेंसिल से दीवार पर लिखने लगा। शादी अब बस 2 ही दिन में थी कि अचानक सुंदर के सपनों पर पानी फिर गया। वजह कोरोना वायरस लॉकडाउन। पता नहीं ये कोरोना वायरस कब जाएगा। अब तो मेरी शादी होने से रही, मेरी जिंदगी बस यूं ही कट जाएगी, कहकर वह इस सोच में बीमार पड़ जाता है। सुंदर की यह हालत देख लवली सोचती है, अगर ऐसे ही रहा तो सुंदर मेरा तो क्या किसी और का भी नहीं हो पाएगा। यह सोचकर लवली को एक उपाय सूझता है और सुंदर के माता पिता को समझाने के लिए कहती है। सुंदर लवली की सोच को अपने माता पिता से कहता है, पिताजी आप हमारे रिश्तेदारों को समझाइए कि शादी इसी मुहूर्त पर हो जाए। सुंदर के माता पिता भी लवली के सुझाव से सहमत थे। लवली जैसी अच्छी लड़की मिली है हमारे बेटे के लिए। सुंदर के सारे रिश्तेदार भी इसी मुहूर्त पर शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। उस गांव का क्वारंटाइन सेंटर बुखार आए मरीजों से भर जाता है। कोरोना के होने के शक पर सारे लोगों को क्वारंटाइन किया गया था। बुखार आकर क्वारंटाइन हुए लोगों में सारे लवली और सुंदर के रिश्तेदार थे। उनमें लवली और सुंदर भी थे। उन लोगों के चेहरे पर कोरोना का डर नहीं था। ऊपर से देखा जाए तो सबके चेहरों पर खुशी झलक रही थी। सब एक दूसरे से अपने हाल चाल पूछ रहे थे। अरे मौसी कैसी हो? अरे वाह सुंदर, कितना अच्छा हार है, कब बनवाया? ऐसा लग रहा था कि वो क्वारंटाइन नहीं बल्कि कोई शादी का घर हो। सुंदर और लवली की शादी का दिन आ गया। क्वारंटाइन में नए कपड़े और गहनों से लोग बहुत खुश थे। बस एक ही टेंशन थी, पुरोहित जी अभी तक क्वारंटाइन नहीं आए। सब टेंशन से उनका इंतजार कर रहे थे। इतने में पुरोहित जी बहुत ही कमजोरी की स्थिति में खांसते हुए वहां आते हैं। सुंदर बोलता है, अरे पुरोहित जी इतनी देर क्यों लगा दी? अरे बेटा, मार्केट में प्याज का दाम बढ़ गया है। अभी तक इंतजार कर रहा था कि शायद कुछ दाम कम हो जाए, इसी वजह से देरी हो गई। पुरोहित जी अगर आपको प्याज चाहिए तो मैं शादी के बाद 2 थैले आपके घर भेज देता। इसकी वजह से आपने मेरा टेंशन बढ़ा दिया, यह आपको शोभा नहीं देता। लवली का रिश्तेदार कहता है, अरे जो हुआ सो हुआ, अब आगे का कार्य शुरू करो। पुरोहित जी मंत्र पढ़ते रहते हैं। सुंदर लवली के गले में मंगलसूत्र डालता है। सारे रिश्तेदार खुशी खुशी उन्हें आशीर्वाद देते हैं। लवली और सुंदर अपने माता पिता के पैर छूते हैं। 2 दिन बाद क्वारंटाइन आए हुए सारे रिश्तेदारों को साधारण बुखार है कहकर उन्हें अपने अपने घर भेज दिया जाता है। लवली और सुंदर के सारे रिश्तेदारों को एकदम से बुखार आने की वजह लवली की सोच थी। लवली के सोच के मुताबिक प्याज को काट कर बगल में रखने से शरीर का तापमान बढ़ता है